गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मुनमुन शर्मा। आप सभी का मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स में पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप सभी लोग ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखें। तो आप सभी लोग खनिज अम्ल के बारे में जानते हैं। खनिज अम्ल वैसे अम्ल होते हैं जो खाद्यान्नों से प्राप्त किए जाते हैं और जिनमें कार्बन नहीं होता है। तो 1 नंबर का हम लोग आंसर लिखेंगे। 3 खनिज अम्ल कोई भी लिख सकते हैं, जैसे HCl लिख लीजिए, HNO3 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से H2SO4 लिख सकते हैं। यह सब खनिज अम्ल हैं। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 को हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट, अब 2 नंबर पर हम लोग आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें। तो कार्बनिक अम्ल हम लोग उन अम्लों को कहते हैं जिन अम्लों में कार्बन होता है। तो हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं, तो एक ही का सूत्र लिखना है। तो पहला का सूत्र हम एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिख देते हैं, HCOOH। यह मेथेनोइक अम्ल है, जिसको हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं। तो 2 नंबर का आंसर आप लिख लीजिए, HCOOH। हम लोग बहुत सारा लिखे थे, उसमें से कोई एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब 3 नंबर पर हम लोग आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। तो आप इसका आंसर लिखिएगा। 3 का आंसर एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, CH3COOH। यह एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। नेक्स्ट, आगे हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी अम्ल क्या है, यानी बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो इसको याद कर लीजिए, H2SO4। नेक्स्ट, 5 नंबर पर हम लोग आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सभी लोग लिख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट, 6 नंबर पर हम लोग आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक उदाहरण दीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं सामान्य। सबसे पहले सामान्य लवण के बारे में लिखते हैं। सामान्य लवण का आप उदाहरण लिख सकते हैं, NaCl। तो सामान्य लवण हो गया। उसके बाद इसी में लिखना है अम्लीय लवण। तो अब हम लोग अम्लीय लवण का उदाहरण लिखेंगे। तो अम्लीय लवण का उदाहरण, अम्लीय लवण आप लिख सकते हैं NaHCO3। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। यह एक प्रकार का अम्लीय लवण है, क्योंकि इसमें विस्थापनशील H परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु। उसी प्रकार से हम लोग भास्मिक लवण अब लिखेंगे।
तो भास्मिक लवण लिख सकते हैं, भास्मिक लवण। एक भास्मिक लवण का भी उदाहरण देना है, तो भास्मिक लवण का उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं PbOH NO3। इसको हम लोग भास्मिक लेड नाइट्रेट कहते हैं। तो 6 नंबर क्लियर हो गया। 6 नंबर के बाद हम लोग 7 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्मिक? तो हम सभी लोग जानते हैं कि CO2 अम्लीय प्रकृति का गैस होता है, इसलिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे अम्लीय। सभी लोग लिख लेंगे अम्लीय। नेक्स्ट 8 नंबर पर अब हम लोग आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करवा करके देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हम सभी लोग जानते हैं कि यह बनेगा NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे 8 नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो 8 नंबर में आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 आंसर होगा। चूँकि हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब एक शब्द या एक लाइन में दिया जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर सभी लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को। NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि NH4Cl जो होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, और अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसलिए इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। प्रश्न फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं। NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी कहते हैं, का जलीय विलयन, NH4Cl का जलीय विलयन नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस लिखेंगे, नीला लिटमस यहाँ पे लिखते हैं, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। अब क्यों कर देता है हमने आपको पहले ही बताया है कि NH4Cl जो होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट अब 10 नंबर पर हम लोग आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, गृह निर्मित किन्हीं 2 सूचकों के नाम बताएं। तो गृह निर्मित सूचक के बारे में हम आपसे चर्चा किए थे। गृह निर्मित सूचक हम लोग उन सूचकों को कहते हैं जो घर पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे हल्दी, और लाल गोभी का पत्ता भी लिख सकते हैं, लेकिन लाल गोभी का पत्ता हम लोगों के तरफ उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं चुकंदर। तो हल्दी और चुकंदर 2 गृह निर्मित सूचक हैं। नेक्स्ट अब हम लोग 11 नंबर पर आएंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि 2 रंगीन पदार्थों सूचकों के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय
अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम हो। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, 1 नंबर में आप लिख लीजिए। प्रश्न है, 2 रंगीन सूचकों के नाम बताइए जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय अम्लीय प्रकृति बताने में सहायक हो। तो 1 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। और दूसरा लिख लीजिए फिनाल्फ्थलीन, फिनाल्फ्थाइलीन। तो यह 2 रंगीन सूचक हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग 12 नंबर पर आ गए। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते। यहाँ पे क्षार के बारे में बताना है। तो इसका आंसर सभी लोग लिखिए, अधात्विक ऑक्साइड वाले। क्या लिखेंगे? अधात्विक ऑक्साइड वाले क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं। आप समझ लिए। क्या हम लिखे? अधात्विक ऑक्साइड वाले क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं। नेक्स्ट, 13 नंबर पर अब हम लोग आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। यह दिया हुआ है रिएक्शन, इसको हमें पूरा करना है। तो इसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है कि Zn प्लस H2SO4। तो यह Zn जो है H2SO4 से H2 को विस्थापित कर देगा, यानी यह बनेगा ZnSO4 प्लस H2। और यह गैस के रूप में है। तो H2 चूँकि गैस है तो बगल में ऊपर की दिशा में एरो मार्क हम लोग सिंबल बना देंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है Fe प्लस 2HCl। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो यह क्या बनेगा? FeCl2 और प्लस क्या बनेगा? H2। तो इसमें भी हम लोग H2 के बगल में ऊपर की तरफ एरो मार्क लिखेंगे। तो 13 नंबर हम लोग सॉल्व कर दिए। 13 नंबर का दोनों रिएक्शन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग 14 नंबर पर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होंगी। हम सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। तो सो इसका राइट आंसर क्या होगा? विलयन की प्रकृति क्या होंगी? तो इसका एक शब्द में आंसर लिखेंगे, अम्लीय। तो अम्लीय हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, 15 नंबर पर हम लोग आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। पीएच मान 6 तथा पीएच मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि पीएच मान जितना ही कम होगा वह विलयन उतना ही अम्लीय होगा। तो इसका हम लोग आंसर क्या सेलेक्ट करेंगे?
इसका आंसर सेलेक्ट करेंगे कि पीएच मान, क्या इसका लिखेंगे, पीएच मान 2 वाले बिलियन में, चाहे पीएच मान 2 वाला बिलियन, पीएच मान 2 वाला बिलियन अधिक अम्लीय होगा, अधिक अम्लीय होगा। तो यह सभी लोग समझ गए। नेक्स्ट 15 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए। आगे हम लोग आते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच मान 8 वाले बिलियन जल से अधिक क्या पीएच मान 8 वाले बिलियन जल से अधिक भास्मिक होगा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और जब 7 से अधिक जब किसी भी बिलियन का पीएच मान होता है तो वह भास्मिक होता है। सो इसका राइट आंसर होगा हाँ। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे एक शब्द में? हाँ। तो 16 नंबर का आंसर होगा हाँ। नेक्स्ट 17 नंबर पर अब हम लोग आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुनिए। तो NaCl हम सभी लोग जानते हैं कि यह उदासीन लवण है। तो NaCl उदासीन लवण में हम लोग सेलेक्ट करेंगे NaHCO3, यह अम्लीय लवण होगा, और MgOHCl यह भास्मिक लवण होगा। हम लोग अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण में एग्जाम्पल के रूप में भी लिखे थे। नेक्स्ट अब हम लोग 18 नंबर पर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। अभिक्रिया को पूरा करना है, यह हम लोग देख रहे हैं अभिकारक में दिया हुआ है Zn प्लस NaOH। तो यह जब टूटेगा तो यह बनेगा Na2ZnO2, यह सोडियम जिंकाइट, और प्लस क्या लिखिएगा H2O, Na2ZnO2 प्लस H2। इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए इधर Na के बगल में, NaOH के बगल में 2 ऐड करेंगे, तो यह सोडियम जिंकाइट प्लस H2 सभी लोग लिखिएगा। नेक्स्ट तो यह 1 नंबर सब इसको हम बता दिए। उसके बाद है CuSO4 प्लस NaOH। तो CuSO4 NaOH से यह विस्थापित करेगा किसको? Na को, और Na के साथ क्या जुट जाएगा? SO4। तो इसको हम लोग लिखेंगे CuOH ट्वाइस प्लस Na2SO4, और देख लेंगे कि यह बैलेंस है कि नहीं। तो यह बैलेंस नहीं है, तो इधर 2 हम लोग Na के पहले लगा देंगे। तो अब यह बैलेंस हो गया। नेक्स्ट 18 नंबर पर हम लोग आते हैं। 18 नंबर तो सॉल्व हम लोग कर दिए। 19 नंबर पर आते हैं। प्रश्न है कि जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है? तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करवा लेते हैं। जास्ता तो Zn प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो HCl। तो जब यह अभिक्रिया होगा तो यह क्या बनेगा? ZnCl2 और प्लस H2, और उसके बाद बैलेंस कर देंगे, इधर 2 लगा देंगे। तो यह कौन सा
तत्व विस्थापित हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तो धातु से विस्थापित होता है। तो लिखेंगे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन H तत्व धातु से, धातु अब यहाँ पे कौन है, धातु यानी Zn से विस्थापित होता है। जैसा प्रश्न वैसा ही हम लोग जवाब देंगे, विस्थापित होता है। लिख लीजिएगा, स्क्रीन पर उतना डिटेल्स में लिखना संभव नहीं है। नेक्स्ट, अब हम लोग आएंगे 20 नंबर पर। 19 नंबर हम लोग कर लिए। 20 नंबर प्रश्न है कि 20 नंबर प्रश्न है कि एक सूचक का नाम बताइए जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम हो। तो इसका सभी लोग आंसर लिख लीजिए, फिनाइलफ्थिलीन, फिनाइलफ्थैलीन, इसको याद कर लीजिएगा, फिनाइलफ्थिलीन। नेक्स्ट, अब 21 नंबर पर हम लोग आएंगे। 21 नंबर प्रश्न है, कि प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। इसके जलीय विलयन में फिनाइलफ्थिलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो विलयन किस प्रकृति का है? तो हम सभी लोग इस चर्चा किए थे कि विलयन जो होगा यह क्षारीय प्रकृति का होगा। कौन प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। तो क्षारीय लिखेंगे। तो आप यह समझ सकते हैं, सूचक में यह सब दिया हुआ है। नेक्स्ट, 12 नंबर पर हम लोग आते हैं। 22 नंबर पर, 22 नंबर पर। 22 नंबर प्रश्न है, रामाकलन जल की अवस्था में वाशिंग सोडा, धोने का सोडा तथा तूतिया का रासायनिक सूत्र बताएं। तो वाशिंग सोडा का सबसे पहले हम सूत्र बताते हैं रामाकलन जल की स्थिति में। तो लिखिए, वाशिंग सोडा, धोने वाला जो सोडा होता है, इसका सूत्र होगा Na2CO3.10H2O। उसके बाद हम लोग लिखेंगे तूतिया का सूत्र। तूतिया का जो सूत्र होगा CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, 23 नंबर पर हम लोग आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं? तो इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट, तो सबसे पहले रिएक्शन करवा करके देख लेते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, यह तनु है, इसमें अम्ल की मात्रा कम है।
को ठोस सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसमें हम लोग मिलाते हैं, यह ठोस है तो क्या होता है, ठोस है ये, ठोस। तो जब यह मिलाएंगे तो यह क्या बनेगा, H2CO3 और प्लस Na2SO4 बनेगा। H2CO3 प्लस, या दूसरे तरीक़े से भी लिख सकते हैं, H2CO3 और टूट जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं Na2SO4 प्लस H2 प्लस CO2। तो क्या हम लोग लिखेंगे 23 नंबर का आंसर कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं तो सोडियम सल्फेट, ध्यान से सुनिए, तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो 23 नंबर के फिर से हम लोग यह समझते हैं। 23 नंबर प्रश्न था, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं तो सोडियम सल्फेट, इसको हम लोग सोडियम सल्फेट कहते हैं, तो सोडियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो पहले ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, उसके बाद रिएक्शन लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं 24 नंबर पर हम लोग आते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, किसी विलयन में H प्लस जलीय आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन और pH स्केल से जो हम लोग वैल्यू मेजर करते हैं, दोनों जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, जैसे जैसे हम लोग किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विलयन का pH मान कम होते जाता है। तो यहाँ पे चूँकि H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने की बात हो रही है तो pH मान क्या होगा, लिखेंगे कि pH मान घट जाएगा। क्या हम लोग लिखेंगे, pH मान घट जाएगा। तो 24 नंबर का आंसर लिखिएगा, pH मान घट जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर पर हम सभी लोग आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं। तो यह सभी लोग याद कर लीजिए। वैसे लवण जिसको वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर वह जल में बदलने लगता है उसको हम लोग प्रस्वेद लवण कहते हैं। तो इसका आंसर आप सभी लोग लिखिए, प्रस्वेद लवण, प्रस्वेद लवण। तो 25 नंबर का आंसर होगा प्रस्वेद लवण। नेक्स्ट 26 नंबर पर हम लोग आते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के pH का मान कितना होना चाहिए। तो मिट्टी का pH मान क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, एक शब्द में 7 होना चाहिए। मिट्टी न अधिक अम्लीय होगा न अधिक क्षारीय होगा। यदि वह उदासीन होता है तो उसमें पनपने वाले पौधे जो होते हैं उनकी वृद्धि में प्रगति होती है। नेक्स्ट अब हम लोग 27 नंबर पर आते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है, दो सूचक का नाम लिखें।
तो हम लोग बहुत सारा सूचक याद किए हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सूचक ही लिख रहे हैं। तो 1 नंबर में लिखिएगा लिटमस पत्र। लिटमस पत्र 2 प्रकार का होता है, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। तो यह लिटमस पत्र, और 2 नंबर हम लोग लिख लेते हैं फिनाइलफ्थलीन। इन्हीं सूचकों का ज़्यादा प्रयोग होता है, इसीलिए इनको हम लोग यूनिवर्सल सूचक कहते हैं। तो फिनाइलफ्थलीन। तो 28 नंबर तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट 27 नंबर तक क्लियर हो गया। 27 नंबर तक हम लोग कर लिए क्वेश्चन। 28 नंबर पर आते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है? तो इसका आंसर सभी लोग लिख सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिखिएगा? पोटेशियम आयोडाइड, KI या KiO3, पोटेशियम आयोडोऑक्साइड। तो दोनों में से कोई आप आंसर लिख सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडोऑक्साइड। KI को पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं और KiO3 को पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं। तो नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग आते हैं 29 नंबर पर। 29 नंबर प्रश्न है कि एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखिए। तो एक प्रस्वेद लवण क्या होगा? प्रस्वेद लवण हम लोग जल योजित लवण को कहते हैं, वैसे लवण जिनको वायु में खुला छोड़ देने पर पसीजने लगते हैं। तो जो हम लोग डेली यूज करते हैं उसका लिख सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे अंतिम क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। यह बहुत ही सिंपल है कि अम्ल जल में क्या प्रदान करता है? तो हम सभी लोग जानते हैं अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन, जिसको हम लोग H+ आयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। तो आज का हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।